हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी कैंपस। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सीडीपी की पेडागोगी करेंगे। इससे पहले मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं। आज हम उसके नेक्स्ट 15 क्वेश्चन करेंगे विद ट्रिक्स। आपको एक बार की क्लास करते ही ये समझ आ जाएंगे। प्रीवियस ईयर प्लस मॉक टेस्ट है। आज हम 16 क्वेश्चन करते हैं। एचरेशन और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया है। सीटेट में आपके रिपीटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन को करना है ताकि आपको पता चले किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस उससे आप आंसर टिक कर सकते हो। एचरेशन ए और रीज़न, ये आपका एक क्वेश्चन है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट टू इम्प्लीमेंट स्टैंडर्डाइज करिकुलम फॉर सक्सेसफुल इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंग टू डिसएडवांटेज ग्रुप, कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसका कथन दिया हुआ है। अब रीज़न क्या है कि स्टैंडर्डाइज करिकुलम अकाउंट्स फॉर ऑल काइंड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, कि मानकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत विविधताओं को समाहित कर लेता है। ठीक है, ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं कि अब मैंने बताया था कि मैंने इस पे सीडीपी के पेडागोगी पर टैग वर्ड्स भी कराए हुए हैं कि आपको टैग वर्ड्स मतलब पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स, जिनको आपको देख के पता चलेगा कि हमारा कि पॉजिटिव पूछा गया तो ये पॉजिटिव, अगर नेगेटिव दिखते हैं तो ये तो हम कि ऑप्शनों को एलिमिनेट कर सकते हो कि ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप वो देख लो, क्योंकि उनसे बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आपने वो क्लास किया टैग वर्ड्स पार्ट 1 पार्ट 2, तो आप सीडीपी के 15 क्वेश्चन में से आप 12-13 प्लस क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो टैग वर्ड की हेल्प से। आप करके देखना एक। तो मैंने बताया था स्टैंडर्डाइज करिकुलम कभी भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टैंडर्डाइज करिकुलम लगा दोगे, फिक्स कर दोगे, तो जो थोड़े वीक स्टूडेंट हैं उनके ऊपर क्या होगा, क्योंकि जब फिक्स कर दोगे तो ये पढ़ाना तो नहीं। हमें स्टैंडर्डाइज करिकुलम क्या नहीं लगाना चाहिए। रीज़न क्या है इसका, स्टैंडर्ड करिकुलम अकाउंट्स फॉर ऑल काइंड ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब जो विभिन्नताएं होती है, नहीं विभिन्नता। स्टैंडर्डाइज मतलब स्टैंडर्ड का मतलब कोई चीज़ फिक्स कर देना कि मतलब इंटेलिजेंट बच्चे या इस बच्चे के लिए ये चीज़ फिक्स है, तो वो सभी बच्चों के लिए लागू कोई होगी। इंडिविजुअल डिफरेंस, तो इसका क्या आंसर है, ए और आर दोनों गलत है, मतलब बोथ ए एंड आर फॉल्स। क्योंकि हमें मैंने बताया था स्टैंडर्डाइज करिकुलम क्या है आपका नेगेटिव वर्ड, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, बोथ ए आर एंड फॉल्स। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन, ये किसी बच्चे की जो भी एग्ज़ाम हुआ था अभी जनवरी 2023 में, तो उसकी आंसर शीट है, उसने आंसर किए हुए हैं। तो आप, मैं सही आंसर बताऊंगी वो आप टिक कर लेना। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो वो भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भेज दूँगी, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते तो आपको उनसे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हिंडर्स इंक्लूजन इन एजुकेशन, कि निम्न में से कौन सा कारक शिक्षा में समावेश में बाधक है। तो कौन सा है समावेश में बाधा है, कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा करना, मल्टी सेंसरी अप्रोच मतलब बहुसंवेगी उपागम, मतलब अगर एक अप्रोच से बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो डबल अप्रोच ट्रिपल जैसे, तो ये तो मतलब पॉजिटिव वर्ड ठीक लग रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चरल असेसिबिलिटी आधारभूत संरचना सुगमता, ये तो आपको देना पड़ेगा स्कूल में बच्चों को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल। चाइल्ड सेंटर पैडागोगी बाल केंद्रित, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो अपने इसने हिंडर बाधा पूछे, नेगेटिव पूछा है, तो नेगेटिव कौन सा हमारा, कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स। क्या करना, कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। क्योंकि नेगेटिव पूछा था तो हमारा नेगेटिव यही दिख रहा है हमें, हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैग वर्ड्स। समझ आया आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टूडेंट हैविंग डायलेक्सिया, पठन वैकल्प में से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। मतलब जिन बच्चों को डायलेक्सिया पढ़ने में क्या हो, कठिनाई पैदा होती हो, तो इसका क्या है,
दे ओफन फेस डिफ़िकल्टी इन टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, उन्हें अक्सर लेख बोध में कठिनाई होती है। तो ये तो आप वर्ड से याद रखना, ये बहुत सारे ऐसे वर्ड पूछे जाते हैं। डायलेक्सिया मतलब जो वो बच्चों जिनको मतलब डिफ़िकल्टी फेस लेख बोध में कठिनाई आती है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है करेक्ट। दे आर ऑलवेज लेस इन, नहीं रॉन्ग। दे कैन नॉट बी गिफ्टेड और टैलेंटेड एनी फील्ड, वे किसी क्षेत्र में प्रतिभावान या कुशल नहीं होते, ये भी नहीं है। दे ऑलवेज हैव अबाउ एवरेज इंटेलिजेंस लेवल्स, तो नहीं। डायलेक्सिया क्या होती है, जिनको मतलब लेख बोध में कठिनाई होती है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट करेंगे हम 19। क्या दिया हुआ आपका, इम्पल्सिविटी इन अटेंशन डिसऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्ट आइडेंटिफाई करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, आवेगशीलता, ध्यान न दे पाना, अव्यवस्थित रहना निम्न में से किस प्रकार के सापेक्ष पहचान के लक्षण है। तो आप देख सकते हो अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, या फिर ऑटिज्म मतलब संवेदनशीलता। डायलेक्सिया तो मैंने अभी भी आपको बताया इससे पहले क्या होता है। डायलेक्सिया मतलब बच्चे को डिफ़िकल्टी होती है, कठिनाई होती है लेख बोध में, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। विजुअल इम्पेयरमेंट, विजुअल मतलब आप देख सकते हो, विजुअल किसका एग्जाम्पल है, विजुअल मतलब जिस बच्चे को दिखाई नहीं देता, दृष्ट बात, ये भी नहीं हो सकती। हमने 2 ऑप्शन क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। ऑटिज्म क्या होता है, मतलब डेवलपमेंट, जब बच्चे का विकास हो रहा है। डिसऑर्डर मतलब उसका विकास रुक जाए, उसके डिसऑर्डर है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन हमारा क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो याद रखना, अवधान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता विकार क्या हो सकता है, बच्चों को मतलब ध्यान नहीं लग रहा है, आवेगशीलता नहीं है उनकी, डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब अव्यवस्थित, मतलब उनको व्यवस्थित क्रम याद नहीं, अव्यवस्थित। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आ कम्प्रीहेंसिव मेथड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका है। तो मैंने बताया था कि आप बच्चे को कैसे समझ पाओगे, स्टैंडर्डाइज इंटेलिजेंस क्वेश्चन IQ टेस्ट, ये मैंने बताया था। स्टैंडर्डाइज ये कैसा वर्ड नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव वर्ड, ये भी एलिमिनेट हो गया। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड टेस्ट दे दोगे। अब आपको कठिनाइयों को पहचानना है कि बच्चे को। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ दे दोगे, उनमें 4 ऑप्शन होते हैं, तो आपको पता नहीं चला, क्योंकि कई बच्चे क्या करेंगे, उन्हें नहीं आता तुक्का लगा देंगे, तुक्के से उनका ठीक हो जाएगा वो आंसर। तो आपको क्या पता चलेगा कि बच्चे को इस चीज़ में पढ़ने में कठिनाई हो रही है, तो ये भी इसका करेक्ट नहीं है। एग्ज़ाम्स एट द एंड ऑफ ईयर, अगर आप पूरे एंड ऑफ ईयर में एग्ज़ाम लोगे, अगर बच्चे को कोई दिक्कत है तो पता कैसे चलेगी कि बच्चे को यहाँ पे दिक्कत आ रही है, नहीं पता चलेगा ना। अगर आपने पूरी साल के एंड में एग्ज़ाम लिए, उसको बच्चे को दिक्कत है, तो क्या उसकी दोबारा उसको उसी क्लास में कराओगे तो पूरी साल खराब हो। इससे अच्छा क्या करना चाहिए, हमारा केस स्टडी, केस अध्ययन। बच्चे केस स्टडी करेंगे, उन्हें डिफ़िकल्टी होगी, वो टीचर से क्वेश्चन पूछेंगे। तो क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कम्प्रीहेंसिव मेथड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, उससे बच्चों को पता चल जाए किस में लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है। तो किसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, केस स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चिल्ड्रन लर्न इफेक्टिवली बाय, बच्चे किस तरह से प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं, किस तरह से सीखते हैं मतलब पॉजिटिव पूछा है। रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, मैंने बताया था टैग वर्ड्स की क्लास में कि रोट मेमोराइजेशन कैसा वर्ड है, नेगेटिव। कभी भी बच्चे को रोट मेमोराइजेशन पे नहीं बोलना चाहिए, आप रोट मेमोराइजेशन करो मतलब रट्टाफिकेशन करो, रटना बिल्कुल गलत है। इंटरेक्टिंग विद ऑब्जेक्ट्स एंड पीपल अराउंड देम, अपने आसपास की वस्तुओं और व्यक्तियों से पारस्परिकता द्वारा, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। हमारे साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि बच्चों को हमेशा अपने अराउंड आसपास की चीज़ों और पीपल अराउंड वहाँ से सिखाओ, क्योंकि बच्चे जब चीज़ों को देखते हैं तो जल्दी सीखते हैं, तो ये ठीक हो सकता है। फियर ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट में मैंने कैसे बताया था, नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं हो सकता। पैसिवली लिसनिंग टू द टीचर, अगर बच्चे पैसिव होंगे मतलब एक तो होता है सक्रिय मतलब एक्टिव है, एक पैसिव है। अगर टीचर पढ़ा रहा है, उनका ध्यान कहीं और है, तो वो कैसे सीखेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन 1 कैसे सीखेंगे बच्चे, इंटरेक्ट कराओ उन बच्चों को विद ऑब्जेक्ट्स, उनको चीज़ें दिखाओ। जैसे छोटा बच्चा है, उनको आप उसे कुछ समझा रहे हो तो उनको चीज़ों को दिखाओ। अगर A to Z अल्फ़ाबेट याद करा रहे हो तो उनको दिखाओ, एप्पल ऐसी शेप का होता है, तो इससे क्या होगा, उसकी लॉन्ग लास्टिंग मेमोरी रहेगी। तो क्या होगा, इंटरेक्टिंग विद ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स दिखा के याद कराओ, एंड पीपल अराउंड देम। 22 क्वेश्चन करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इनहेंस इंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम्य लगाव को बढ़ाता है। अधिगम्य लगाव को मतलब बच्चे का पढ़ने में किस चीज़ का लगाव को बढ़ाता है। ठीक है, आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेल्फ रेगुलेशन बाय स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन। फॉर्मेशन ऑफ एंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी, विद्यार्थियों का योग्यताओं के प्रति स्थिर दृष्टिकोण बताना, योग्यताओं के प्रति मतलब क्या योग्यता है। लो एक्सपेक्टेशन ऑफ टीचर टुवार्ड स्टूडेंट, अगर टीचर ही अपने स्टूडेंट्स के प्रति कम उम्मीद रखेगा तो बच्चे कैसे करेंगे, बल्कि टीचर्स को तो ये बोलना चाहिए कि बच्चे अगर उनसे नहीं भी हो रहा आप कर सकते हो, आप करो, आप कर सकते हो। तो ये तो बिल्कुल गलत ऑप्शन है, बिल्कुल। प्रेजेंटिंग कंटेंट विच इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देयर कॉन्टेक्स्ट, उनके संदर्भ से वियोजित विषय वस्तु प्रस्तुत करना। अगर आप उनके डिस्कनेक्टेड मतलब कंटेंट से अलग पढ़ाओगे, कुछ अलग मतलब प्रेजेंट करोगे कॉन्टेक्ट जो बिल्कुल अलग है, आप फर्स्ट क्लास का बच्चा इसको फोर्थ का पढ़ाओगे तो कैसे उसको समझ आएगा, तो ये भी गलत है। बच्चे का सेल्फ रेगुलेशन, इंगेजमेंट मतलब निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम मतलब खुद बढ़ाता है। अगर पढ़ने का है तो बच्चे का खुद सेल्फ रेगुलेशन, बच्चे का थोड़ा बहुत खुद से सेल्फ रेगुलेशन कि मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल से आके होमवर्क करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खुद का थोड़ा सेल्फ रेगुलेशन होगा तो बच्चे का क्या होगा, लर्निंग में मन करेगा। तो सेल्फ रेगुलेशन बाय टीच स्टूडेंट, अगर इसमें टीचर का होता कि टीचर बच्चे को क्या अगर मोटिवेट करें तो ये भी। 23 Which of the following approach emphasizes on the learning through self-initiated activity by students and balanced facilitation by the teacher, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों को स्वयं हल पहल करने अध्यापिका के संतुलित सुसाध्य पर बल देता है। तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, मतलब कि थ्रू सेल्फ इनिशिएटिव एक्टिविटी हो स्टूडेंट्स की और बैलेंस फैसिलेशन मतलब बैलेंस रहे बाय द टीचर। आप फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिहेवियरिज्म मतलब व्यवहारवाद। क्या होता है बिहेवियरिज्म, क्या होता है बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद बताया है इंटरेक्शन करना आपको इन्वायरमेंट के साथ। व्यवहारवाद मतलब इंटरेक्शन करो, व्यवहारवाद इन्वायरमेंट के साथ, तो ये नहीं हो सकता। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है कि आप ऑब्जर्व करके सीख रहे हो किसी के बिहेवियर ऑफ अदर। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मतलब किसी के जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है आप उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके सीख रहे हो, तो ये होती है ऑब्जर्वेशन लर्निंग। तो ये भी नहीं है क्योंकि इसमें पूछा सेल्फ इनिशिएटेड एक्टिविटी। थर्ड है आपका एक्सपोजिटरी टीचिंग। एक्सपोजिटरी टीचिंग क्या होती है, टीचिंग स्ट्रेटजीज होती है, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे मान लो टीचर आपका लेक्चर दे रहा है, आप उसके साथ साथ अपना नोट्स मेकिंग कर रहे हो, तो ये होती है हमारी एक्सपोजिटरी लर्निंग। बिहेवियरिज्म क्या होता है आपका, क्या होता है इंटरेक्शन करना इन्वायरमेंट के साथ। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या होती है कि आप ऑब्जर्व करके सीख रहे हो चीज़ों को। एक्सपोजिटरी टीचिंग क्या होती है कि मतलब इसमें क्या होता है टीचिंग स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, टीचर आपका लेक्चर दे रहा है आप उसके साथ साथ अपना नोट मेकिंग करो। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है आपका, कोलाब्रेशन करके सीख रहे हो, है ना, क्लास में ग्रुप से बना के कोलाब्रेशन करके कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इसने ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच एम्फेसाइज ऑन द लर्निंग थ्रू। तो इसमें आपका क्या पूछा है कि बच्चे एम्फेसाइज मतलब उपागम विद्यार्थियों के स्वयं पहल करने और अध्यापिका के संतुलित। तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है आपका, कोऑपरेटिव लर्निंग और कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब ग्रुप लर्निंग। तो दोनों के साथ ग्रुप लर्निंग, तो इसमें क्या किस सही आंसर क्या है, दोनों के साथ लर्निंग करके सीख रहे हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसरेशन मतलब वही कथन, आपका कथन और तर्क। In a constructivism classroom, it is important to create opportunity which helps students to develop critical thinking and problem solving skills. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की एक संरचनावादी कक्षा में यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे अवसर पैदा किए जाएं जिससे विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशलों के विकास में मदद मिले। रीज़न क्या है इसका, मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरली रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज। क्या है कि सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का जो का तो पुनरुत्पादन है।
अब इसमें फर्स्ट देखो, कंस्ट्रक्टिविज्म क्लास में मतलब संरचनावादी क्लासरूम। इसमें की इंपॉर्टेंट है कि क्रिएट करो अपॉर्चुनिटी, अवसर पैदा किए जाए जो स्टूडेंट्स की हेल्प करे क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ये तो ठीक है कि जब आप क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी अवसर पैदा करोगे तभी तो बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग होगी, समालोचनात्मक सोच, और बच्चों की बहुत ज़रूरी है क्रिटिकल थिंकिंग होनी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन मतलब ठीक है, ए ट्रू है। लेकिन मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरली रिप्रोडक्शन ऑफ नॉलेज, सार्थक अधिगम मुख्य रूप से ज्ञान का जो का तो पुनः नहीं, ये गलत है। मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरली रिप्रोडक्शन नहीं है, तो क्या है, कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए ये गलत है। अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज होता, रचनावादी है, तो ये हो सकता था। तो आपका सही ऑप्शन क्या है कि ए सही है और आर गलत है। ए सही है और आर गलत है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट। समझ आया आपको? ये तो सही है कि संरचनावादी क्लासरूम में क्या इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरर्स त्रुटियाँ, क्या एरर्स त्रुटियाँ, प्लेज नो रोल इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, कोई भी रोल। मैंने बताया था एरर्स टैग वर्ड से क्लास में कैसा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका आंसर भी पॉजिटिव आएगा। तो इसमें नो दे दिया, तो नो मतलब नेगेटिव, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। बिना पढ़े आप कर सकते हो, इसलिए आप टैग वर्ड्स की क्लासेस करना, फिर इन क्वेश्चन को एक बार करके देखना। आपको इतनी सारी फर्स्ट इस टेस्ट में आपको इतनी हेल्प मिलेगी। जब आप 2-3 टेस्ट कर लोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इससे आप 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लेके आ सकते हो ईजिली। और आपको पता है पैडागोगी हर सब्जेक्ट से 15-15 मार्क्स की आती है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एरर्स मैंने बताया था पॉजिटिव वर्ड है, तो प्ले नो रोल, अगर कोई भी रोल नहीं निभाते तो बिल्कुल गलत बात है। अगर एरर्स आएंगे तभी तो आप कुछ सीखोगे, गलतियाँ करके तो हम सीखते हैं। तो कैन बी एलिमिनेटेड ओनली बाय द वे ऑफ नेगेटिव, ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, नो, ये भी गलत है। आर कमिटेड ओनली बाय स्टूडेंट्स हैविंग लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ये भी नेगेटिव आंसर है, हमें लेकिन चाहिए पॉजिटिव। शुड बी एनालाइज्ड वेल बाय द टीचर टू अंडरस्टैंडिंग लर्निंग गैप्स, एरर का क्या रोल है, टीचर एनालाइज कर लेता है कि अंडरस्टैंडिंग कहाँ गैप आ रहा है, कहाँ बच्चे सीख नहीं पा रहे, क्यों बच्चे ये गलती करे, ताकि मैं, तो ये आपको ऑप्शन कौन सा ठीक लग रहा है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 26 देखो, कॉग्निटिव स्किल्स सच एज अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एट्सेट्रा, की संज्ञानात्मक कौशलता जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान इत्यादि, ये क्या है, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, कि पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति का कोई असर नहीं होता। नेगेटिवली इम्पैक्ट बाय पॉजिटिव इमोशन, सकारात्मक भावों द्वारा नकारात्मक रूप से, ये तो बिल्कुल गलत दिख रहा है। पॉजिटिवली इम्पैक्ट और नेगेटिव, ये भी नहीं। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बाय इमोशनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, पर व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति पर गहरा असर होता है, ये बिल्कुल ठीक है। अगर कोग्निटिव स्किल जैसे अटेंशन, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी की मतलब मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये क्या है कि भावना स्थिति पर क्या डालते हैं, गहरा असर डालते हैं। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम 27 करेंगे। आर टीचर शुड मोटिवेट स्टूडेंट्स टू लर्न फॉर, एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्यों अभिप्रेरित करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, गेटिंग सुपीरियरिटी ओवर अदर्स, कि वो दूसरों के ऊपर श्रेष्ठता पाने के लिए, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर वो हर बच्चा अपने आप से ऐसे सीखेगा तो बच्चों के अंदर बहुत सारा कंपटीशन आ जाएगा, लेकिन ये तो गलत है, ये नहीं हो सकता। गेटिंग टेंजिबल रिवॉर्ड्स सच एज प्राइज सर्टिफिकेट, हमें पढ़ाई प्राइज सर्टिफिकेट्स ये पढ़ने के लिए करनी चाहिए, ये मोटिवेट, ये भी गलत है। इन्हेंसिंग देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, या ऑब्टेनिंग प्रेज ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल भी नहीं। इन्हेंस करो देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, संप्रत्य को समझने के लिए क्या करना चाहिए, टीचर को मोटिवेट। 27 का 3 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 3 ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें ये आपका 3rd ऑप्शन है, ठीक है। 28 which of the following pair of characteristics positively contribute to problem solving
एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स। निम्न अभिलक्षणों का कौन सा युग विद्यार्थियों की समस्या समाधान क्षमताओं को सकारात्मक रूप से बढ़ाता है? कौन सा? रिस्पॉन्स सीट, रिस्पॉन्स सीट। एक मिनट, ठीक है। रिस्पॉन्स सीट, मेटाकोग्निशन, अनुक्रिया समुच्चय, प्रसंज्ञान, सम एनालॉजिकल थिंकिंग, फंक्शनल फिक्सनेस, रिस्पॉन्स सीट, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, मेटाकोग्निशन। अब आप देख सकते हो मेटाकोग्निशन क्या होता है कि अपनी नोइंग जानना, योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपनी मतलब क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपकी वीकनेस, उनको जाना, ये क्या होती है? मेटाकोग्निशन स्किल। ठीक है। एनालॉजिकल थिंकिंग क्या होती है आपकी कि मतलब किसी जैसे कोई आपको कोई रिलेशन निकालना है टू सिचुएशन के बीच में, कोई भी डोमेन्स एग्जाम्पलर इनके बीच में, वो एनालॉजिकल थिंकिंग होती है। फंक्शनल फिक्स्डनेस क्या होती है आपकी? और रिस्पॉन्सिव डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग मैंने बताया था। कन्वर्जेंट कैसा है? नेगेटिव। कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है कि मतलब एक ही सॉल्यूशन होता है आपका, कि मतलब कोई क्वेश्चन दे दिया इसका एक ही सॉल्यूशन है, कन्वर्ज थिंकिंग है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है आपकी कि मतलब बहुत सारे यूनिक आइडिया, ठीक है, क्रिएटिव मल्टीपल यूनिक आइडियाज़, एक ही सॉल्यूशन के मल्टीपल आइडियाज़ है। तो ये तो मतलब बच्चे के अंदर जरूर आना चाहिए। अगर इससे नहीं हो रहा तो अगली कोई ना कोई तो यूनिक आइडिया बच्चों को आएगा। तो मतलब कौन सी है कि कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है पॉजिटिवली आपकी? डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड मेटाकोग्निशन। ठीक है, मैंने ये डाइवर्स में बताया था डाइवर्जेंट थिंकिंग कैसे है, पॉजिटिव वर्ड। तो आपका 29 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर बिकम्स अ बैरियर, मतलब बाधा टू बिकेम लर्निंग इन क्लासरूम। बाधा है रिजिड सीटिंग प्लान, मल्टीपल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इम्पोर्ट, ये तो बिल्कुल ठीक है, मल्टीपल वे होनी चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, मतलब विविधता के प्रति सम्मान। डाइवर्सिटी जैसे हमारा कल्चर बहुत डाइवर्स है, मतलब हम जैसे इंडिया में बहुत सारे कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं, तो मतलब ये भी ठीक है। रिसोर्सेज रिच इन्वायरमेंट्स, संसाधन संपन्न वातावरण। तो आपको पता चल रहा है कि कौन सा बाधा है कि बैठने की अन्वय योजना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन है आपका CDP पैडागोगी का। टू सपोर्ट स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग अ न्यू कॉन्सेप्ट आर टीचर शुड। विद्यार्थियों को एक नए संप्रदाय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? इलस्ट्रेट कॉन्सेप्ट थ्रू वन मेथड ओनली, अवॉइड क्लैरिफाइंग वोकेबलरी एंड सिंबल्स, कि मतलब एक ही तरीके से समझाना चाहिए, भाषावली चिन्हों संकेतों को स्पष्ट रूप से करने से बचना चाहिए। अगर वो सिंबल एंड वोकेबलरी से नहीं कराएंगे तो बच्चे को समझ कैसे आएगा? तो ये भी गलत है। इग्नोर एक्टिवेशन ऑफ प्रीवियस नॉलेज, हमेशा टीचर को बच्चे की प्रीवियस नॉलेज देख के फिर आगे समझाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें इग्नोर बोला है कि इग्नोर कर दो प्रीवियस नॉलेज को, प्रीवियस नॉलेज को छोड़ दो, तो बस तुम पढ़ाते रहो पढ़ो, ये भी बिल्कुल गलत बात है। एस्टेब्लिश करो लिंक बिटवीन डिफरेंट सब कॉन्सेप्ट, विभिन्न उप संप्रतियों के बीच संबंध स्थापित करना, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है कि मतलब लिंक स्थापित करो डिफरेंट सब कॉन्सेप्ट्स को। तो आपका ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने आपको 15 CDP पैडागोगी के क्वेश्चन कराए हैं विद द हेल्प ऑफ कुछ टैग वर्ड्स। ठीक है, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप वो क्लास देख सकते हो। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ मैं ये आपको सेंड कर दूँगी, तो वहाँ से आप एक बार इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस करके ही आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एंड न्यू क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यही रिपीट होते हैं, यही पैडागोगी होती है। कोई एक दो क्वेश्चन न्यू चेंज हो जाता है, नहीं तो इसी तरीके से ही क्वेश्चन बनते हैं। और आप 15 पैडागोगी में, ठीक है, 30 आउट ऑफ 30 एंड सब्जेक्ट पैडागोगी में आप हर सब्जेक्ट के 75 आउट ऑफ 75 लेके आ सकते हो। मैं आशा करती हूँ जो भी मैंने समझाया आपको वो अच्छे से समझ आया होगा। बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।